And now, ladies and gentlemen, let's hear a special address from a highly respected administrator and policymaker. It is indeed an honor to invite on the dais Shri Durga Shankar Mishra, IAS retired, former Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, and former Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. Please put your hands together and welcome Shri Durga Shankar Mishra on the dais. एसोचैम रियल इस्टेट कॉन्फ्रेंस 2025 के आज के इस विशेष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू अनलॉक ग्रोथ विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में रियल इस्टेट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी, को चेयरमैन विनीत कंवर जी और मंच पर उपस्थित हमारे अन्य डिग्निटरीज, इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे रियल इस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए या अन्य इससे कोरिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए साथियों, सबसे पहले तो मैं एसोचैम जो कि हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था पिछले 100 साल से ज़्यादा समय से देश की सेवा कर रही है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उनके रियल इस्टेट या अर्बन डेवलपमेंट का जो विंग है उनके द्वारा इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये जो कॉन्फ्रेंस आज की आयोजित की गई उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से, उनके संकल्प से विकसित भारत 2047 उसके रास्ते पर बहुत तेजी से चल रहा है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पिछले 10-11 सालों में किस प्रकार से देश में तेजी से लगभग हर एक सेक्टर में परिवर्तन हो रहे हैं। इनफैक्ट सरकार का जो मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये हर सेक्टर में, ये केवल रियल इस्टेट नहीं, हर एक सेक्टर में बहुत तेजी से अपने आप को दिखा रहा है कि देश में कैसा हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि कैसे हम 2047, जो बहुत समय नहीं है, आज हम 2025 में हैं, अगले 2 दशकों के भीतर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे परिवर्तित हो जाएगी, हमारे देश की ईज ऑफ लिविंग, लोगों के रहने का जो स्तर कैसे परिवर्तित होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे चेंज होगा, ये सारी की सारी इसकी झलक है। आपको जानकर के खुशी होगी, आपने सबने जानते भी होंगे कि जहाँ पर हमारा देश दुनिया में 10वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हुआ करता था, अब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं, मुश्किल से अगले 2-2.5 साल के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और जो अनुमान है उसके मुताबिक 2047 तक हम करीब 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके होंगे। अगर हम अर्बन एरिया के बारे में बात करें, जो कि इस कॉन्फ्रेंस का मेजर फोकस है, हमारी अर्बन एरिया में आबादी लगभग 37 करोड़ के आसपास थी 2011 सेंसस में। आज हमारी ये आबादी लगभग 46 से 47 करोड़ है। बट आने वाले समय में 2051 तक जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, अर्बन एरिया की आबादी लगभग 88 करोड़, यानी हम 2047 में 80 करोड़ क्रॉस कर चुके होंगे। हमारा देश मेजरली, मुख्य रूप से हमारा अर्बन देश बनेगा तब, जबकि हमारे अर्बन की जो परिभाषा है बहुत हम कंस्ट्रेंट परिभाषा हमारा है, उसके बावजूद हमारा देश करीब 88 करोड़
आबादी रहेगी अर्बन एरिया में। इसका क्या मतलब हुआ कि आज जितनी आबादी अर्बन एरिया में रह रही है, लगभग इतनी ही आबादी आने वाले करीब 25 सालों में अर्बन क्षेत्र में आएगी। और वो कहाँ पहुँचेगी? या तो जो हमारे अर्बन एरिया, जो हमारे शहर हैं, वहाँ पे पहुँचेगी, या नए शहर बनेंगे वहाँ पे पहुँचेगी, या इन शहरों का कायाकल्प होगा, इनका सारा रीडेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे पहुँचेगी। क्योंकि डेंसिफिकेशन ऑफ द सिटी भी होती है कि जहाँ पे अभी आपको जो है गौरव जी बता रहे थे कि किस प्रकार से बहुत सारी खाली एरिया पड़ी हुई है, वहाँ पे कैसे डेंसिफिकेशन हो सकता है, बहुत सारे स्लम्स हैं, वहाँ पे कैसे डेंसिफिकेशन हो सकता है। ऐसे तमाम सारे तरीके हैं जिससे कि ये आबादी हमारी बढ़ेगी। अब वो करने के लिए तो रियल इस्टेट का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा, और रियल इस्टेट इसको तभी कर सकता है जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। इसके बारे में देश में पिछले 11 साल में बहुत काम हुआ, जिसकी एक छोटा सा एक झलक अभी ढिल्लो साहब आपको बता रहे थे। काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी और बहुत सारा काम होना बाकी है, जिसके बारे में आप बार बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनते होंगे कि किस प्रकार से रिफॉर्म हर सेक्टर में किए जा रहे हैं, ऐसे रियल इस्टेट सेक्टर में भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। रियल इस्टेट सेक्टर, अगर सारे सेक्टर्स की बात करें तो हमारे देश में अगर एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो ये दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के बारे में आपको मालूम है कि जो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, रियल इस्टेट सेक्टर हमारे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। नंबर 2, अगर इसका हम देखेंगे क्या हमारी इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन है, अभी जब प्रदीप जी बता रहे थे कि 7% नहीं सर, प्रदीप जी 7% हमारा कंट्रीब्यूशन रियल इस्टेट का 2014 में था। आज का अनुमान है कि लगभग 2025 में लगभग 13% कंट्रीब्यूशन है हमारा जो रियल इस्टेट सेक्टर का, और ये आगे जाकर के 2047 तक ये इसका कंट्रीब्यूशन करीब 16%, जबकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, तो करीब 16% यानी 1/6 हमारा कंट्रीब्यूशन रियल इस्टेट सेक्टर से आएगा। इतना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है इसका। आज हमारा अनुमान है कि लगभग 482 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन है रियल इस्टेट को हमारी इकोनॉमी के लिए। ये हमारा कंट्रीब्यूशन 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी। 1 ट्रिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन होगा रियल इस्टेट का। इतना महत्वपूर्ण है रियल इस्टेट। बीच में जब कोविड-19 आ गया था तो कोविड-19 के नाते बहुत सारे सेक्टर्स को डिप्रेशन हुआ, बहुत सारे डिप्रेस कर गए सेक्टर किए थे, लेकिन फिर से वापस सारे के सारे चल पड़े। और आज अगर आप ग्रोथ देखें रियल इस्टेट में, जो चाहे वो आपका हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, हमारे मेट्रोपोलिस है, वहाँ पे देख लें, छोटे शहरों में देख लें, आज न केवल हमारी पुरानी इन्वेंट्री घट रही है, बल्कि नई जितनी सारा रियल इस्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वो एफोर्डेबल सेक्टर में तो बहुत तेज़ ग्रोथ है, जिसके लिए अब सिग्नेचर ग्लोबल के मालिक, अब उनसे ज़्यादा कौन अच्छा बताएगा कि इसमें एफोर्डेबल सेक्टर में कितना तेज़ी से हमारा रियल इस्टेट का सेक्टर का ग्रोथ लगभग 10 से 10.5% पर एनम का ग्रोथ है। और ये ग्रोथ केवल 2030 तक नहीं, बल्कि ये ग्रोथ 2051 तक चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगा, शैलेश जी कह रहे थे एक शिकागो हम हर साल बनाते हैं, हम बनाते रहेंगे, एक शिकागो से बड़ा बनाते रहेंगे, क्योंकि ये ग्रोथ होता रहेगा। ये हमारे रियल इस्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के लिए, और आप इतने बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर को काम कर रहे हैं। यहां पर जो भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने इस पोटेंशियल को देखा, सबसे पहले तुम्हारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरी पैराडाइम, इसको पूरा एक सोच बदल दिया कि पहले हम अर्बनाइजेशन को एक बड़ा बहुत अच्छे से नहीं समझते थे, हम समझते थे हमारी जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वही हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में समझा, और उनका जो भाषण है 2015 में 2016 में जो पहली एनिवर्सरी हुई थी स्मार्ट सिटी की, पहली स्मार्ट सिटी की एनिवर्सरी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो शहर है, पहले लोग शहरीकरण को सोचते थे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और है भी। जो शहर के बारे में जब आप जाते शहर में,
तो लोग, बहुत सारे लोग जाते थे बड़े बड़े शहरों में अपनी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, लेकिन वहाँ उनको स्लम्स में रहना पड़ता था, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। तो लोग शहरीकरण को एक समस्या के रूप में देखते थे। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 के जो पहला एनिवर्सरी हो रहा था स्मार्ट सिटी का, अमृत का और प्रधानमंत्री आवास योजना का, उन्होंने कहा कि ये हमारा अर्बनाइजेशन जो है ये गरीबी को पचाता है, इट डाइजेस्ट पॉवर्टी। जो लोग गरीब आते हैं, जो हमारे रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया को, तो यहाँ आकर के उनकी इनकम बढ़ जाती है, उनके लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाती है। तो हमें इसको समस्या के तौर पे नहीं, बल्कि हमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए कि अर्बनाइजेशन जब होगा तो उससे तमाम सारे हमारे देश की जो पॉवर्टी से ऊपर उठने की जो तमाम सारे प्रयास हो रहे थे, इसमें एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। और इसी का नतीजा था कि देखिए कि इतने सारे मिशंस 2015 से लेकर के, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, चाहे अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिनके 2.0 दूसरा वर्जन भी आ चुका है, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 1.17 करोड़ मकान सैंक्शन हो गए, 94 लाख मकान लोगों को दिए जा चुके, उसका भी 2.0 वर्जन आ चुका कि फर्दर 1 करोड़ मकान हम शहरी इलाका में बनाएंगे एफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। चाहे उसका जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो, स्मार्ट सिटी मिशन हो, ऐसे जो अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी आपने देखा होगा कि हमारे मेट्रो के ऊपर आज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो हमारे देश में बन के चल रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स डेली हमारे मेट्रो पे चल रहे हैं। पहले बार हिंदुस्तान में, देश में RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट दिल्ली से मेरठ के लिए, जिसमें 53 किलोमीटर बन चुका और बाकी भी मैं समझता हूँ इस साल के अंत तक पूरा तैयार हो जाएगा। 82 किलोमीटर आप मुश्किल से 50 मिनट में जा सकेंगे। ये देश को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये रास्ता दिखा रहा है कि कैसे हमारा जो आने वाले समय में जिस तेजी से शहरीकरण होगा उसको कैसे हम पूरा करेंगे। जो लर्निंग हमारी हुई है इससे, स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो लर्निंग हुई है, जो हमारे परिवर्तन है, उस परिवर्तन को कैसे हम अंगीकार करेंगे कि जिससे कि हमारा देश का जो शहरीकरण है, जो तेजी से शहरीकरण हो रहा है, उससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। जब लोगों को बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे, ऑब्वियसली वो अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो कि एक टीम इंडिया के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टीम इंडिया, जो हर एक कंट्रीब्यूट करेगा, ये हमारी जो $40 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी, तो उसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा। हर एक का कंट्रीब्यूशन तब होगा जबकि वो उसकी ज़िंदगी आसान होगी, उसको उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और यहाँ पे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि रियल इस्टेट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए पहले बार रेरा, आप ये समझ सकते हैं कि 2017 के पहले का कैसा रियल इस्टेट था, 2017 के बाद जब रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट जब चालू हुआ उसके बाद कैसा हुआ। पहले बार एक मौका मिला हमारे जो हाउस होम ओनर्स थे उनके लिए कि आपको रियल इस्टेट जो आपको कमिट करेगा उसको आपको देगा भी, कहेगा कि हम इतने समय तक देंगे तो इतने समय तक देगा, इतने पैसे में देंगे इतने पैसे में देगा। अगर वो कहेगा कि हम इतना एरिया आपको देंगे इतना एरिया देगा। अदरवाइज रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में जब आप रियल इस्टेट सोचते थे तो आपके मन में बड़ी सारी निगेटिव बातें आती थी। आज ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि आज बहुत सारे प्रोफेशनल रियल इस्टेट सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेक्टर ट्रांसपेरेंट भी हो गया और क्लीन भी हो रहा है, सेक्टर ये क्लीन हो रहा है और यही हमारे देश का फ्यूचर है। इसको लेकर के रियल इस्टेट में बहुत सारी जगह जगह पे ब्लॉकेजेस थे, बिल्डिंग्स इनकम्प्लीट हो रही थी। उसके लिए एक नया फंड क्रिएट किया गया, स्वामी फंड क्रिएट किया गया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 50,000 मकान तो कंप्लीट हो गए और इस साल के अंत तक 40,000 मकान और कंप्लीट होंगे। आने वाले समय 1 लाख मकान के लिए फर्दर इसके लिए प्लानिंग की गई। चाहे स्वामी फंड हो या हमें जो अभी गौरव जी बता रहे थे कि दोनों बातें बता रहे थे। एक बात बता रहे थे कि कैसे हम लोग लैंड के बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि लैंड, जब तक लैंड नहीं होगा तब रियल इस्टेट का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। और दूसरा, कैसे हम कैपिटल को एक्वायर कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर कैपिटल इनको दे सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में सोच भी है और मैं समझता हूँ कि कोशिश भी हो रही है, पूरी कोशिश हो रही है कि मुझे
लैंड आपको चीपर वैल्यू मिले, तो इसके लिए पॉलिसी है, चाहे लैंड पूलिंग पॉलिसी हो, चाहे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो, लैंड पूलिंग पॉलिसी, क्योंकि अब लैंड एक्विजिशन करना कि आप बड़े बड़े लैंड एक्वायर कर लें और उसके बाद फिर आप उसको डेवलप करें, ये शायद संभव नहीं होगा। आज जो देश में जो नई अर्बन प्लानिंग का जो सिस्टम जो डेवलप किया गया, उसके मुताबिक लैंड पूलिंग पॉलिसी एक बहुत बड़ा मेजर इंस्ट्रूमेंट बनकर के तैयार हुआ। इसे हमको सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मुझे एक शायद कोई आप में से शैलेश बता रहे थे या दिल्लो साहब कोई बता रहे थे कि कैसे हमारे इतने सारे रैपिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उनके अराउंड हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाउ वी कैन गो वर्टिकल। अब हम एफर्ट नहीं कर सकते कि हम इसको जो, क्योंकि हमें साथ ही साथ जब हम अर्बनाइजेशन का अर्बन डेवलपमेंट करते हैं तो उससे हमारा एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि रूरल एरिया में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रही है, क्योंकि रूरल एंड अर्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर के बारे में हो, हॉर्टिकल्चर के बारे में हो, चाहे आपके फ्रूट्स के बारे में हो, उनका भी डायरेक्टली, क्योंकि उसका कंजम्पशन कहाँ पे, अर्बन एरिया में। वहाँ पे जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स वहाँ से माइग्रेट करके लेबर फोर्स वहाँ पे कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी हमारी रूरल एरिया में बेहतर हो जाती है। आज हमारे देश में चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, तो पूरा रूरल एरिया के लिए स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, पूरे स्वच्छ भारत हमारे पूरे रूरल एरिया के बारे में। हर एक गांव को, हर गांव सड़क से कनेक्टेड हो रहा है, वहाँ पे हर तरह की सुविधा हो रही है। लेकिन वहाँ की जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, जो लोगों की पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, वो इसलिए इंप्रूव कर रही है क्योंकि उसका कंजम्पशन हमारा अर्बन एरिया में जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो दोनों एक दूसरे के कनेक्ट होकर के एक दूसरे के संपूरक के रूप में, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इतना सारा चीज़ होने के लिए जो आपको न केवल हमारी इकोनॉमी को, ये हमारा रियल एस्टेट है, इससे करीब 270 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडस्ट्रीज इंपैक्ट होती हैं। बात हो रही थी कि आपको एक मैंने स्टडी कराई थी जब मैं अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था, एक मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड प्लानिंग, उनके माध्यम से मैंने एक स्टडी कराई थी और एक रेडी रेकनर तैयार किया था। मैं उसके रिजल्ट आपको भी शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारे 1.17 करोड़ मकान सैंक्शन किए गए पीएमएवाई अर्बन के माध्यम से, उसके द्वारा जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी हुआ केवल अफोर्डेबल हाउसिंग के लगभग 8 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुका है। ये जो नया पीएमएवाई 2.0 उसमें 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान किए गए। अगर आप इसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखेंगे, उनके रेडी दिस इज ऑल अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, इससे लगभग 3.5 करोड़ नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, जो हमारे केवल अफोर्डेबल हाउसिंग के नाते। अगर इसको सीमेंट का कंजम्पशन देखेंगे, सीमेंट अब तक लगभग 6 लाख मेट्रिक टन सीमेंट, 6 करोड़ मेट्रिक टन सीमेंट कंज्यूम हो चुका है हमारे केवल अफोर्डेबल हाउसिंग में। और जब ये पूरे कंप्लीट हो गए 7 करोड़ मेट्रिक टन से ज़्यादा सीमेंट कंज्यूम होगा। लगभग 1.4 करोड़ मेट्रिक टन स्टील इसमें कंज्यूम हो चुका है। ये जब पूरा होगा तो 1.7 करोड़ मेट्रिक टन स्टील इसमें कंज्यूम होगा। अगर आप इस तरह से देखें कि कितनी सारी एमएसएमई को ये रियल एस्टेट सेक्टर इसको कैसे इसको रिजुविनेट कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है जिसको आप लोग ओन कर इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। एक तो आपके एंगल से सोचना पड़ेगा और दूसरा सोचना पड़ेगा जो कि प्रदीप जी ने अपनी जब वो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ हाउसेस। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका शब्द ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ हाउसेस। कैसे आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, इसके लिए पहला चीज तो है कि जो लैंड मिलना आसान हो जाए। लैंड मिलने के बारे में जो कि हमने कहा कि लैंड पूलिंग सिस्टम को अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतने सारे स्लम्स, अभी दिल्ली में कई सारे स्लम्स का रीडेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे हिंदुस्तान में स्लम्स का रीडेवलप, अगर स्लम्स को रीडेवलप करें, इनको काफ़ी सारा वहाँ पे इतना सारा फैलाव है अर्बन एरिया में, वहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। केवल हमें जैसे आज धारावी के बारे में पूरा रीडेवलपमेंट का प्लान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको चालू किया है और मैं समझता हूँ जिस दिन धारावी बनकर के तैयार होगा कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। आज दिल्ली के चारों तरफ इतना सारा अनरेगुलेटेड अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है। अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में जो पीएम उदय स्कीम के तहत उनको सारा उनको जो ओनरशिप उनको मिल रहा है
ओनरशिप का अगर उसका रीडेवलप कर देंगे तो उससे कितना सारा हमारा इसमें केवल यही अपने आप में बहुत बड़ा एक कंज्यूम कर सकता है, बहुत सारी पॉपुलेशन इसको ले सकता है। तो ये हमें बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट, नए नए टूल्स हमको डेवलप करने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक आबादी को उतनी ही एरिया में, हमें रूरल एरिया जहाँ आज खेती हो रही है उसको न लेकर के, बल्कि जो एग्जिस्टिंग हमारी अर्बन एरिया उसी को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। दूसरे तब जो हमको ये आपका प्लान लेआउट को जो अप्रूवल करना है, पहला तो इसको जो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, जो कि आप बिल्डिंग प्लान जब अप्रूव करते हैं उसके बारे में तो बहुत काम हो गया, लेकिन हमारा जो लेआउट प्लान के अप्रूवल के सिस्टम उसका भी बहुत फास्ट होना चाहिए। एक तरफ आपको 15 दिन से लेकर के जो आपने उदाहरण दिया कि 15 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर भीतर बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो जाता है। सिमिलर सिस्टम आपको जो लेआउट प्लान के अप्रूवल के बारे में हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, क्योंकि दीज आर थिंग्स ओपनिंग अप, जो हमारी जो बहुत सारे रोड ब्लॉक्स बने हुए हैं, उन रोड ब्लॉक्स को अगर हम क्लियर कर दें तो जैसे एक्सप्रेसवे होता है, एक्सप्रेसवे पे आप बहुत तेज़ी से जा सकते हैं, और आज हिंदुस्तान की ज़रूरत है एक्सप्रेसवे बनाने की। हिंदुस्तान को जो जगह जगह वो आप जो रोड ब्रेकर्स आप बना देते हैं, रोड ब्रेकर की ज़रूरत नहीं है कि ताकि आपकी स्पीड हर जगह जाकर के रीड स्पीड घटती चली जाए, उसकी जगह आपको एक्सप्रेसवे होना चाहिए जिससे बहुत तेज़ी से, क्योंकि हमें एक लंबा रास्ता तय करना है वो $40 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए, तो उसकी आवश्यकता है। फिर आपका ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम के बारे में ऑलरेडी करीब 17 स्टेट में 100%, 2,500 शहरों में 100% वहाँ पे OBPS लागू हो चुका है। लेकिन जो बाकी बचे हुए शहर, हमारे शहर करीब 5,000 शहर बने हुए, उन शहरों में, सारी स्टेट्स में, सब जगह, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। जब हम लोग वर्ल्ड बैंक के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कैसे हम लोग 186 रैंक तक हम नीचे चले गए थे। 186, 190 देशों में 186 हमारा रैंक हुआ करता, तो वहाँ से बढ़कर के हम 27 रैंक पर पहुँच गए। तो अगर हम दिल्ली और मुंबई के लिए कर सकते हैं तो हम पूरे हिंदुस्तान के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास वो कमिटमेंट है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस नए भारत के रूप को, उस जो विकसित भारत के रूप को हम सबको दिखाते हैं कि हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो ये हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये हमारा जो बिजनेस हुआ, जो कि हमारे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो हमारे डेवलपर्स, बिल्डर्स, उनके माध्यम से हुआ, लेकिन दूसरे तरफ जो हमारा जो कंज्यूमर है उसके लिए रेरा तो गारंटी हो गई। लेकिन मैं आपको पहले भी कहता था, मैं दोबारा आज फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जैसे मैं खुद अपना एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो मैं रहने वाला बनारस के पास का, अगर मैं बनारस में कोई मकान लेना चाहूँ, मैं कैसे लूँगा? मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, किसी दोस्त मित्र को, कोई हमारे रिश्तेदार को कहना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन कौन से मकान बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं, जाकर के 4-6 जगह देखना पड़ेगा। अगर हमको केवल 5 बार केवल यहाँ से दिल्ली से बनारस जाना पड़े तो हम जो सोच रखें कि एक मकान अपने लिए खरीदेंगे, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता, हम खरीदते ही नहीं है। आज टेक्नोलॉजी ऐसा आपको सुविधा दे चुकी है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके टेक्नोलॉजी का इतनी सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी आपको टेक्नोलॉजी दे रखा है कि क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि यहीं बैठे बैठे हम देख लें कि बनारस में कहाँ कहाँ पे मकान उपलब्ध है। हम अगर रेलवे स्टेशन से वहाँ जाना चाहें, उसको हम सीधे अपने कंप्यूटर टर्मिनल के ऊपर बैठ करके देख लें। हवाई अड्डे से हम जाना चाहें, हमें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, हम इसको एक्सपीरियंस कर लें। हम अपने मकान में कहाँ हमारा बेडरूम है, कहाँ क्या क्या चीज़ है, वो सारा का सारा हम यहीं बैठे बैठे देख लें। हम यही निर्णय ले लें और आपके साथ कमिटमेंट करें कि ठीक है एक बार जाएंगे और जाकर के हम वहाँ पे फाइनली तय कर देंगे कि ये हम फला मकान ले रहे हैं। इसमें बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। जो हमने स्मार्ट सिटी में देखा, स्मार्ट सिटी में बहुत सारी चीज़ें आइटाइज की गई और उसमें हमने देखा कि कॉस्ट तो हार्डली एक्स्ट्रा कॉस्ट 5% 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, लेकिन उसको लेकर के फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आज समय है ईज ऑफ लिविंग की, जिससे कि अगर कंज्यूमर को अगर हम इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें कि आप कहीं से बैठे, अगर तमिलनाडु में हमको जाकर के कोई मकान देखना तो हमको यहीं बैठे बैठे हम सब कुछ देख लेंगे और एक बार में जाकर के हमने देखा, फिजिकली देखा एक बार और देख के अपना बिजनेस फाइनल कर दिया। देखिए कि कितने सारे लोग, आपका बिजनेस कितने तेजी से बढ़ना चालू हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस बारे में भी एसोचैम या हमारा जो नरेटको है या क्रेडाई है, इन लोगों को बात करना चाहिए, इनको कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम अपने कंज्यूमर को, जो हमारा कस्टमर है, उसको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। जब उसको फैसिलिटेट, क्योंकि ये सब सारी चीज़ ग्रोथ इनेबलर्स है कि जब आप चीज़ों को, जहाँ भी आपने रोड ब्लॉक
आपने रोका, रोड ब्लॉक इन द सेंस कि जो उसको कई बार जाना पड़ रहा है, कई बार जाके देखना पड़ रहा है, तब जाके तय कर रहा है, और तब तक उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। उसको वो एक बार में तत्काल निर्णय ले लेगा। आज बिजनेस समय है ई कॉमर्स का। क्या हम रियल एस्टेट में हम ई कॉमर्स नहीं ला सकते हैं? हम उनका एक्सपीरियंस नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। आज कहीं भी होटल को भी बुक करिए, आप होटल के कमरे को देख सकते हैं कि होटल में कहाँ पे आप कौन से कमरे में ठहरने वाले हैं, क्या सब कुछ कर सकते हैं। सेम थिंग कैन बी डन फॉर द रियल एस्टेट। मैं आप सबको यही कहूँगा कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में एक तरफ सरकार भी प्रयत्नशील है और दूसरी तरफ हमारे जो बिजनेस के लोग हैं उन्हें भी प्रयत्नशील होना चाहिए, जिससे कि हमारी पूरे देश की व्यवस्था जो आज विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है वो और तेज़ी से बढ़े। मैं इन्हीं बातों के साथ आज के पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए कि मैं समझता हूँ कि जो आप अगले 3-4 घंटे के जो डिस्कशन करेंगे उससे और नई नई बातें निकलेंगी, नए नए संकल्प निकलेंगे और उससे कुछ एक पॉलिसी चीज़ें भी निकलेंगी जो कि आप शायद मिनिस्ट्री को, महुआ को या नीति आयोग को आप उन्हें बताएंगे। अना राय जी यहाँ पे थी, आप उन्हें बताएंगे। आप सबको इसके लिए एक अच्छे डिस्कशन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए बात को विराम दूंगा। आपको धन्यवाद दूंगा मैं, प्रदीप जी और आपके एसोचैम को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आप सबके बीच उपस्थित होकर के अपने कुछ विचार व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।